नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। देश के सामने एक बड़ा कूटनीतिक सवाल इस समय खड़ा हो गया है और वो इसलिए क्योंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है और सूत्रों के मुताबिक, खबरों के मुताबिक वो दिल्ली आ रही हैं। उन्होंने अपना पद छोड़ा, मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सवार हुई और उसके बाद सीधे हिंदुस्तान का रुख किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का हेलीकॉप्टर या विमान 5 बजे के आसपास, खबर यही है, दिल्ली में लैंड करने वाला है। और आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद की तस्वीरें हैं। ये एक, जब उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा, हिंदुस्तान की तरफ रुख किया और साथ में उनके पिता और बंग बंधु, बांग्लादेश बनाने वाले, फादर ऑफ द नेशन भी कहे जाते हैं बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियों का तोड़ा जाना बांग्लादेश में शुरू हो गया। हिंदुस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता आप जानते ही हैं, बांग्लादेश के क्रिएशन से, उसके बनने के समय से ही है। कैसे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़कर इंदिरा गांधी की सरकार के समय हिंदुस्तान ने बांग्लादेश बनाने में अहम रोल अदा किया था। वो जो मुद्दे उस समय बांग्लादेश के बनने के समय थे, वो आज तक चले आ रहे हैं। और उन्हीं में से एक मुद्दा ऐसा बड़ा मुद्दा बन गया कि शेख हसीना के गले की फांस बन गया। हालांकि, और यह आरक्षण का मुद्दा है, जो आपने पढ़ा होगा, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा, जो कि छात्रों के विरोध का मुद्दा बन गया था, हिंसा का मुद्दा बन गया था, राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया था। करीब 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की इस मुद्दे की वजह से विरोध प्रदर्शनों में मौत हो गई। अब उसी मुद्दे की वजह से शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। अब वो आ रही है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के लिए अब दोहरी चुनौती, एक, बांग्लादेश में जो हालात हैं उनको काबू करने में हिंदुस्तान क्या भूमिका अदा करे। दूसरा, शेख हसीना जब हिंदुस्तान आएंगी तो शेख हसीना के मामले में अब हिंदुस्तान को क्या स्टैंड लेना है, क्योंकि देश में, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ माहौल जबरदस्त गर्म है, खासतौर से छात्रों में। ऐसे में शेख हसीना को शरण देना, उनका समर्थन करना दोधारी तलवार हो सकता है। पर यह भी मत भूलिए कि शेख हसीना हिंदुस्तान की बहुत करीबी मित्र रही हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग हिंदुस्तान की दोस्त रही है। मुजीबुर रहमान हिंदुस्तान के दोस्त रहे थे। ऐसे में अब इंडिया, भारत क्या स्टैंड लेगा शेख हसीना पर, बांग्लादेश में चल रही इस हिंसा पर, क्योंकि वहां अब सेना एक तरह से सत्ता पर फिलहाल काबिज हो गई है। इसे सैनिक तख्तापलट, फौजी तख्तापलट नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि शेख हसीना ने अपनी मर्जी से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद देश छोड़ा है, पद छोड़ा है। ऐसे में जो सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी देश के नाम जो संदेश दिया, उसमें उन्होंने यह कहा कि फिलहाल मैं बांग्लादेश का इंचार्ज हूं, मैं बांग्लादेश को संभाल रहा हूं, सेना संभाल रही है, लेकिन अगले 1 से 2 दिन में सरकार का गठन हो जाएगा। इसका मतलब लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। तो हुआ क्या है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि वो हिंदुस्तान आ रही हैं। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश को संभाल लेंगे। सत्ता पक्ष के खिलाफ लाखों लोग अभी भी सड़कों पर हैं। और ये जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मसला है, ये आपको अभी समझाता हूं, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और उसी की वजह से आज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। ये जो विरोध प्रदर्शन थे, उनकी तस्वीर, उनकी सूरत, उनकी ताकत किस स्तर की है वो आप देख सकते हैं। लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर मौजूद है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पर चढ़कर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। जाहिर है शेख हसीना ने यह माहौल भांप लिया था। हालांकि आरक्षण का मुद्दा हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाने की कोशिश की, सरकार ने भी अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए शेख हसीना ने पद और देश दोनों छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी। अब कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर भी पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। तो आप समझ सकते हैं हालात बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ किस कदर बिगड़ गए थे। ये तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन
आर्मी चीफ का बयान एक बार फिर से समझ लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि यह फौजी तख्तापलट नहीं है। आर्मी चीफ बांग्लादेश के वो कह रहे हैं कि शांति की हम अपील कर रहे हैं, बांग्लादेश की जनता से देश संभालने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। स्थिति गंभीर है, चिंताजनक है, हिंसा को खत्म करने की हम अपील कर रहे हैं। कर्फ्यू या इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं है। यह एक राहत भरी खबर आर्मी चीफ की तरफ से आई है। सर्वदलीय बैठक हम बुला रहे हैं और अगले 1 से 2 दिन में अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, यानी फौजी शासन देश में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। यह राहत की खबर पूरे बांग्लादेश के लिए और पूरी दुनिया के लिए, यानी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अब यह हिंसा क्यों भड़की, जरा यह समझिए। दरअसल 1971 में आपको याद होगा ना, बांग्लादेश बना था हिंदुस्तान की मदद से। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में जो लोग रहते थे स्थानीय बंगाली बोलने वाले, उनके खिलाफ अत्याचार करती थी, उनका दमन करती थी। फिर वहां एक मूवमेंट खड़ा हुआ, मुक्ति वाहिनी, याद करिए, भारत ने उसका समर्थन किया और उसी की बदौलत बांग्लादेश को अपना एक अलग देश मिला वहां के लोगों को। जब यह देश बना उसी समय सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश में एक कोटा सिस्टम लागू हुआ। उस कोटा सिस्टम के तहत 30% नौकरियां स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को या रिश्तेदारों को दी जानी थी। पिछड़े जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10% और बाकी कुछ अन्य जो नौकरियां थी वो अल्पसंख्यक और विकलांगों के लिए आरक्षित कर दी गई। 2018 में जब विरोध प्रदर्शन हुआ तब इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया, लेकिन विरोध थमा नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस कोटा को बहाल कर दिया। हालांकि इस कोटा में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर कर दिया, लेकिन विरोध फिर से शुरू हो गए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के हाईकोर्ट के फैसले को फिर पलट दिया। यानी हालात बहुत कॉम्प्लिकेट हो गए थे, बहुत बिगड़ गए थे, बहुत पेचीदा हो गए थे, उलझ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। 56% था, सिर्फ 7% कर दिया। इनमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5% और बाकियों को 2%। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 93%, 93% नौकरियां सिर्फ काबिलियत पर, मेरिट पर दी जाएंगी, आरक्षण सिर्फ 7% रहेगा। लेकिन उसके बावजूद हिंसा भड़की, क्योंकि तब तक बांग्लादेश की सरकार हालात को बहुत ज्यादा मिसमैनेज कर चुकी थी। प्रदर्शनकारियों को शेख हसीना रजाकार, आतंकवादी न जाने क्या क्या कह चुकी थी। 300 से ज्यादा लोग इस हिंसा में, विरोध प्रदर्शनों में मारे जा चुके थे और उसी की वजह से इन प्रदर्शनकारियों ने कोटा सिस्टम लगभग खत्म होने के बाद भी नई मांग उठाई कि शेख हसीना इस्तीफा दें, उनके कैबिनेट के मंत्री भी इस्तीफा दें। अब शेख हसीना कौन है? शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वही मुजीबुर रहमान जिन्हें बंग बंधु, फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश में माना जाता है। 1966 से राजनीति में है। 1986 में पहला चुनाव लड़ा, 1996 में पीएम बनी। तब से लेकर अब तक 5 बार वो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, जेल भी जा चुकी हैं, क्योंकि आपको पता ही है बांग्लादेश में कई बार राजनीति पाकिस्तान वाला स्वरूप ले लेती है और वहां प्रधानमंत्री न सिर्फ जेल जाते हैं बल्कि पद भी छोड़ना पड़ता है, निर्वासन में भी रहना पड़ता है। और वहां की सेना का भी पाकिस्तान की तरह राजनीति में अच्छा खासा दखल हमेशा रहा है। याद करिए, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या जब हुई थी तब शेख हसीना के पूरे परिवार को मार दिया गया था, लेकिन शेख हसीना बच गई क्योंकि वो उस समय यूरोप में थी। उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान में शरण ली और करीब 5-6 साल वो हिंदुस्तान में रही थी। बताते हैं कि दिल्ली के वीआईपी इलाके पंडारा रोड में नाम बदलकर गुप्त तरीके से वो और उनका परिवार यहां दिल्ली में शरण लेकर रहा था। शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी मूर्तियां आज तोड़ी जा रही हैं, उनके बारे में भी जरा जान लीजिए। जैसा मैंने बताया, बांग्लादेश की आजादी में मुख्य भूमिका निभाई थी शेख मुजीबुर रहमान ने। बंग बंधु नाम का संगठन बनाया था, फिर अवामी लीग बनाई थी। 17 अप्रैल 1971 से 1975 करीब 4 साल वो प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई बांग्लादेश में अगर किसी ने लड़ी तो वो शेख मुजीबुर रहमान ही थे। बांग्लादेश को आजाद कराया और 1975 में
उनकी हत्या कर दी गई। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल मेरा यही है, देश छोड़कर भारत क्यों आ रही है शेख हसीना? और दूसरा, पड़ोस में लगी आग, क्या करेगा हिंदुस्तान? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं, बल्कि विश्लेषक होंगे, पत्रकार होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, ताकि आपको समझाएं बांग्लादेश में क्या हो रहा है और भारत को इस समय क्या करना चाहिए। मेरे साथ अपनी स्क्रीन पर आप संजीव त्रिवेदी को देख रहे हैं। मेरे सहयोगी संजीव अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और बांग्लादेश की इस स्टोरी को लगातार कई महीनों से फॉलो भी कर रहे हैं। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ आशुतोष, विनोद अग्निहोत्री, अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान, जो कि आप जानते ही हैं सेना में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं और बांग्लादेश की जो लड़ाई थी जिसमें हिंदुस्तान की सेना ने बहुत अहम रोल निभाया था, उसको भी काफी करीब से देख चुके हैं। आप सभी का स्वागत। संजीव त्रिवेदी, आपसे शुरू कर रहा हूं। संजीव, पहले तो ये, क्या अब ये पक्का माना जाए अब से थोड़ी देर में शेख हसीना का विमान दिल्ली में लैंड करने वाला है? संजीव, कुछ देर में दिल्ली में उतरेगा और उस विमान में सवार हैं शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना। ये दोनों दिल्ली पहुंच रही हैं, लेकिन जानकारी ये भी है मानक कि इन दोनों में से किसी ने अभी तक भारत से असाइलम नहीं मांगा है। कोई राजनीतिक शरण यहाँ भारत में वो लेंगी, इस बात की जानकारी नहीं है। तो क्या दिल्ली एक स्टॉप ओवर की तरह होने जा रहा है, ये अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ से ऑनवर्ड जर्नी हो सकती है, जो कि कुछ दिनों में हो सकती है, और संभवतः वो लंदन जाएंगी जहाँ उनका घर है। और जैसी कि जानकारी है, ट्यूलिप सिद्दीकी भतीजी हैं शेख हसीना की, और वो इंग्लैंड के हैम्पस्टेड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इस वक्त सांसद हैं वहाँ की। तो संभवतः ये वहाँ जाएंगी और वहाँ वो रह सकती हैं। वहाँ की सरकार में उनकी रसूख भी है ट्यूलिप सिद्दीकी की, तो वहाँ पर असाइलम मांगना और लेना ज़्यादा आसान होगा। तो भारत पहुँचेंगी, लेकिन भारत से ऑनवर्ड जर्नी होगा उनका, यही जानकारी है। संजीव, लेकिन हिंदुस्तान में शरण देने का ये जो मसला है, आप कह रहे हैं अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है। क्या वो लंदन की जगह शेख हसीना हिंदुस्तान में रहना ज्यादा पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि वो बांग्लादेश के नजदीक रहेंगी, वहां लौटने की संभावना भी ज्यादा अच्छी रहेगी उनकी? और हिंदुस्तान तो बांग्लादेश का हमेशा से शेख मुजीबुर रहमान परिवार का, अवामी लीग का दोस्त रहा है। मानक, देखिए, जो बात मजबूती और ताकत थी शेख हसीना की आज की तारीख में, वही जो है उनकी मुश्किलों का सबब बन गई है। और वो थी कि भारत से मित्रता ही नहीं, आज तक उन्हें वहाँ की सत्ता में कायम रखा। भारत की वो मित्र हैं, भारत उनका समर्थक है। ये बांग्लादेश में हर कोई जो उनका समर्थक है या विरोधी है, ये जानता है। और इस कारण से उन्हें वहाँ पर अपने विरोधियों का विरोध इसलिए झेलना पड़ता था कि उन पर भारत परस्ती के आरोप लगते थे, और भारत का समर्थन उनको सत्ता में रखे हुए है, ये बात भी जगजाहिर थी वहाँ पर। मैं इसी साल जनवरी में वहाँ के जो इलेक्शंस थे वो कवर कर रहा था, और मैं देख पा रहा था कि उनके समर्थक ही केवल वोट करने निकले थे, उनके विरोधियों ने वोट नहीं किया था। और कहा था कि केवल ये नहीं, बल्कि इसके पहले भी जो इलेक्शंस हुए हैं वो तमाम रिग्ड इलेक्शंस हैं और मैनिपुलेटेड हैं। इसीलिए अगर वो पिछले 15 सालों से सत्ता में हैं तो उसके पीछे भारत है और भारत द्वारा उनका समर्थन किया जाना है, और इस कारण से हम इस इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो इसका अर्थ ये भी होता है कि आज जब वहाँ पर उन्हें निर्वसन झेलना पड़ा है, वहाँ से वो सत्ता से हटा दी गई हैं, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा संदेश भी नहीं है। क्या भारत के वो जो वहाँ प्रतिष्ठान हैं वो सुरक्षित रहेंगे? इस बात को लेकर के हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और तमाम लोग जो रक्षा से जुड़े हुए हैं वो इस बात पर नज़र रखे हुए हैं, ऐसे में जबकि शेख हसीना भारत आ रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि आखिरकार ये जो हुआ है सब कुछ, क्या ये केवल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया की है उसके लोगों के द्वारा है? क्या ये जमात इस्लामी के लोगों के द्वारा है, या फिर ये प्रायोजित है? सड़कों पर आपको BNP और जमात इस्लामी के लोग भले दिखाई
पड़ रहे हों, लेकिन क्या इसके पीछे वो तमाम लोग हैं जो चाहते हैं कि शेख हसीना और भारत की पकड़ वहाँ मजबूत हो। बताया ये जा रहा है कि आईएसआई बहुत ज़्यादा मजबूत है और वहाँ पर जमाती सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हाल के वर्षों में बढ़ी हैं। आपको याद होगा ढाका के गुलशन इलाके की वो घटना जो वहाँ के कॉफ़ी हाउस में हुई थी, किस तरह से वहाँ पर जो आतंकी थे उन्होंने पूरा एक रात के लिए वहाँ पर बंधक बना लिया था और वो पूरी तरह से टेलीवाइज हुआ था। लोगों ने देखा था कि कैसे कट्टरपंथी वहाँ भी बहुत सक्रिय हो गए हैं। आज की तारीख में यही बताया जा रहा है कि वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो समर्थित है आईएसआई के द्वारा और बहुत सी लोगों का कहना है कि और भी देशों की भूमिका वहाँ पर हो सकती है, मसलन चीन और अमेरिका। ऐसे में क्या वो आकार आज की तारीख में जो बांग्लादेश का है वो रह पाएगा इस घटनाक्रम के बाद? क्या कहीं बांग्लादेश की जो अखंडता है उस पर ही तो खतरा नहीं हो गया है? और क्या भारत के लिए बहुत सोचने वाली बात होगी, क्योंकि इमीडिएट नेबर है, 4000 किलोमीटर का हमारा जो बॉर्डर लाइन है, उसके बाद क्या स्थितियां बनती हैं वहाँ पर? एक इन्फ्लक्स हुआ था 50 साल पहले, करोड़ों लोग भारत की तरफ आ गए थे। कुछ वैसी घटना तो नहीं होने वाली है। बांग्लादेश की अस्थिरता भारत पर असर डालेगी, ये भी अपने आप में तय है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजीव श्रीवास्तव। संजीव, आपकी समझ क्या कह रही है? संजीव, आपने तो दशकों तक बांग्लादेश इंडिया के रिलेशंस को भी करीब से फॉलो किया है, वहां की पॉलिटिक्स को भी। क्या हुआ अचानक ऐसा? क्या सिर्फ आरक्षण का ये मसला था या अंदर ही अंदर जमीन पर हालात पहले से बन रहे थे शेख हसीना के खिलाफ जो उन्हें देश छोड़ना पड़ा आज? देखिए, जो संजीव त्रिवेदी अभी कह रहे थे उनकी ज्यादातर बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं। और जो बात यह है, देखिए, पिछले शेख हसीना का पूरा कार्यकाल जो रहा है वो भारत के लिए बहुत लाभप्रद रहा है। भारत प्रो इंडिया पार्टी और गवर्नमेंट की तरह देखी गई। इनफैक्ट दक्षिणी एशिया में आप देखिए, नेपाल हमारे साथ उतना नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, भूटान में प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो चीन की तरफ खिसक रहा है ना, श्रीलंका मंजूर में रहता है। एक सॉलिड सपोर्ट की तरह से बांग्लादेश हमेशा रहा है और उसका शेख हसीना बड़ी वजह रही है। अब वही शेख हसीना के लिए जैसे एक स्ट्रेंथ की पोजीशन भी रहती थी और वीकनेस की भी। और जैसे संजीव अभी कह रहे थे, देखिए, ये यहां से बैठ के कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन लाजमी तौर पे ये, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में, फॉरेन रिलेशंस में और बांग्लादेश जिस तरह की पॉलिटी है, एक व्यवस्था है, उसमें सब कुछ जो सतह पे दिख रहा है वैसा हो रहा हो। संजीव, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लगता है नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। नेटवर्क एक रेलेवेंट रोल प्ले कर सकता है आईएसआई, जैसे वो कह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो चीन और आईएसआई का रोल भी हो सकता है। पाकिस्तान समर्थक हमेशा से रहे, जब से बांग्लादेश बना है वो सरकार बन चुकी है वहां पे पाकिस्तान समर्थकों की, जब आर्मी रूल हुआ था एक बार। खालिदा जिया की खुद की पॉलिटिक्स हमेशा अबव बोर्ड नहीं रही है। अब भारत के सामने बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि भारत जैसे कह रहे हैं कि वो, आपने कहा अभी कि वो तो भारत रहना नहीं पसंद करेंगे या बांग्लादेश के करीब भी होंगे, लेकिन भारत के गले में तो सांप छुछुंदर की स्थिति हो जाएगी। अब जब शेख हसीना एक डिस्क्रेडिटेड लीडर की तरह से भागी है अपना देश छोड़ के, और अगर वो भारत में ही रह जाती हैं, तो भारत तो अपने डोर्स ओपन, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखना चाहेगा। जिसकी भी सत्ता है, जो भी सरकार बने, वो तो शेख हसीना का सारा बैगेज लेके अपने साथ नहीं चलना चाहेगा, चाहे वो करना बड़ा मुश्किल होगा उस बैगेज को फेंकना। तो भारत को बहुत ही एक संतुलित और एक रेजर एज पे अपनी फॉरेन पॉलिसी रखनी होगी। वो एक इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है। अभी हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये नहीं कि शेख हसीना कहां जाए, कहां रहे, कैसे रहे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक हमारा जो सबसे सॉलिड सपोर्ट सिस्टम था नेबरहुड में, फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में, वो एकदम से बिखर गया है। और उसके कारण कई रहे हैं, उसका विश्लेषण आज की बात नहीं है। फ्यूचर की तरफ देखिए कि आज शेख हसीना ही नहीं, भारत के सामने भी, जिसको कहते हैं, एक पंडोरा बॉक्स खुल गया है कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे स्थिति को संभालें, हम अपनी भारत के हित कैसे सुरक्षित रहें बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से सत्ता परिवर्तन में बिल्कुल भारत विरोधियों की गोद में जाके नहीं बैठ जाए, इसको कैसे सुनिश्चित करें। आज हमारी चुनौतियां ये सब है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब जनरल कादियान, जरा मुझे बताइए, एक तो थोड़ा, जहां तक मेरी जानकारी है, आपका अच्छा खासा अनुभव था सर बांग्लादेश की वॉर का, थोड़ा वो बताइए। और बताइए कि आज इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है बांग्लादेश की जो हालत है। हम लड़ाई में तो थे ही उधर, 71 की लड़ाई में हर साल एक विक्ट्री परेड
आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, हर साल एक विक्ट्री सेलिब्रेशन होती है बांग्लादेश में 16 दिसंबर को। इंडिया से डेलीगेशन जाती है। 2019 में उसका नेतृत्व मैंने किया था। हमें जो लगा सब कुछ ठीक लगा, खासकर जो बांग्लादेशी पॉपुलेशन की भावनाएं भारत के प्रति बहुत ऊंची है। हम जब शाम को ट्रैफिक में भी जाते थे, सब लोग एक तरफ रुक जाते थे हमारी डेलीगेशन को पास देने के लिए। अब बात यह है, शेख हसीना बहुत लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनकी तो पूरी हिस्ट्री ब्लड शेड से है। उनके पिताजी वो बच गई थी, जैसा आपने शुरू में बताया, क्योंकि वो बाहर के देश में थी। उनके पिताजी और पूरे परिवार को मार दिया था लोगों ने। उसके बाद वो जनरल जिया ने सत्ता संभाली, उनको भी मार दिया था। तो उनके तो इतिहास ही ये है। लेकिन जो डेमोक्रेसी में, एक डेवलपिंग कंट्री में इतने लंबे अरसे तक प्रधानमंत्री रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। उनको फिर स्पार्क चाहिए। अभी रिजर्वेशन का मैं मानता हूँ स्पार्क है, वरना हर देश फ्रीडम फाइटर्स को प्रिविलेज देते हैं। हम अभी तक जो फ्रीडम फाइटर्स थे 47 के, उनके ग्रैंडसन को अभी तक स्टाइपेंड वगैरह देते आ रहे हैं। कितना परसेंटेज देना चाहिए ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन सब देश देते हैं। अगर सिर्फ इसी मुद्दे से हसीना को गिराएगा तो मैं मानता हूँ गलत है। लेकिन और अगर मुद्दे होते हैं, मैंने कहा ये तो एक स्पार्क होता है, गुस्से के कई और कारण होते हैं। 17 करोड़ की पॉपुलेशन में सबको खुश रखना ठीक आसान नहीं है। दूसरी बात, अब आपने भारत का सवाल पूछा, वैसे तो मेरे से ज्यादा जानकार पत्रकार आपके पास है। भारत को इमीडिएट और लॉन्ग टर्म बात देखनी चाहिए। इमीडिएट तो हमको ये देखना है कि जब ये फसाद, अभी सिविल वार की हालत है, तो कुछ लोग सरहद के पार भारत में घुस जाए। वो हमारी भारत BSF ने पहले अलर्ट बोल दिया है, डिप्लॉय कर दिया है। दूसरा, लंबे अरसे के लिए हमारा इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश में ऐसी सरकार रहे जो भारत के प्रति सद्भावना रखती हो। शेख हसीना थी, वरना चाइना पाकिस्तान को उनके गश्त में है, नेपाल में काबू करने की कोशिश है, भूटान में जमा रहे अपने आप को। बर्मा में उन्होंने एक पोर्ट कोको आइलैंड में लगा दी है, श्रीलंका में अपनी एक पोर्ट लगा दी है, मालदीव उनके साथ जाएगा। तो हमारा लंबे टर्म का इंटरेस्ट है कि सरकार वहां जो भी आए वो भारत के फ्रेंडली आए। जहां तक जनरल का ताल्लुक है, तो अभी आर्मी चीफ ने कहा कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। जनरल एक खिलाड़ी की तरह होता है, वो मैदान अपने आप नहीं छोड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बांग्लादेश को कि ये जो जनरल आए हैं, जब सत्ता एक बार मुंह लग जाती है तो उनको निकालना आसान नहीं है। वो भी एक गंभीर समस्या हो सकती है। वरना हमारी तो अच्छी सद्भावना थी बांग्लादेश के खिलाफ, वैसे अच्छे थे, अच्छे ही रहने चाहिए, भारत यही चाहेगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन विनोद जी, हमारी तो बहुत पुराने रिश्ते और बहुत पुरानी खट्टी मीठी यादें हैं। बांग्लादेश की लड़ाई, बांग्लादेश के क्रिएशन, उसके बाद जैसे मैंने बताया शेख हसीना को हिंदुस्तान में 5-6 साल तक रखना, गुप्त तरीके से अलग नाम रख के वो रही थी। ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए इस समय है जब शेख हसीना हिंदुस्तान आ रही हैं, और हो सकता है कि वो शायद भारत में शरण मांगे ना मांगे, मुझे नहीं पता। वो भी शायद अपना गुणा भाग कर रही होंगी कि उनको ज़्यादा क्या सूट करता है, हिंदुस्तान सूट करता है या यूरोप सूट करता है। देखिए, शेख हसीना, अब हम सब पहले आप भी बोल चुके हैं, जनरल साहब ने भी कहा कि मुझे परिवार से भारत के रिश्ते बहुत गहरे हैं, और राजनीतिक रिश्ते नहीं, बड़े आत्मिक किस्म के रिश्ते रहे हैं। अभी भी आप जब शेख हसीना भारत आती हैं, लगातार देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के दोनों शपथ ग्रहणों में वो आई, 2014 में भी आई, 2019 में भी आई, और इसके बीच में भी आई अभी जब हाल में हुआ। और उसके बाद वो जो विपक्षी दल के प्रमुख जो सोनिया गांधी परिवार, इंदिरा गांधी के परिवार है, उनसे भी मिलने जाती रही। यानी हमारे यहाँ सत्ता सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो या गैर कांग्रेस की हो, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते, और खासकर जब अवामी लीग की सरकार हो तो बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं। 2009 में वो आई, सत्ता में चुन करके आई थी, तो पूरे बांग्लादेश ने स्वागत किया था, क्योंकि बांग्लादेश में उस वक्त जो तत्कालीन सरकार थी उनकी बेगम जिया की, तो वो बहुत डिस्क्रेडिट हो गई थी, बहुत अलोकप्रिय थी। और उसके बाद काफ़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से वो जीत करके आई थी। फिर
अगला चुनाव जब हुआ तो उन पर आरोप लगे कि वो चुनाव जो है उन्होंने रिग करके जीता है। ये चुनाव विपक्ष ने इस तरह के आरोप लगाए, लेकिन उस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद फिर उनको मौका मिला। तीसरा चुनाव में तो विपक्ष पार्टी मतलब भाग ही नहीं लिए, उसने बहिष्कार किया चुनाव का, उसके बाद चुनाव हुए और वो फिर चुनी गई। तो एक तरह से उनके जो 2 चुनाव हुए उनको लेकर के बहुत सवाल उठे बांग्लादेश के अंदर, और धीरे धीरे जो एक साख होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था की वो कहीं ना कहीं गिरी, जिस वजह से ये अराजकता का माहौल बनने में एक और तरह से इसको ईंधन में बना। अब उसमें ISI है, पीछे चाइना है या CIA है, कौन है ये तो जांच का विषय है, वो तो पता लगेगा। लेकिन जो भी तत्व हैं वो जमात तो शुरू से लगातार वहाँ से भारत विरोधी पूरी जमात है। जमात इस्लामी का जो पूरा रुख है वो हर तरह से कट्टरवादी भी है और भारत के खिलाफ तो लगातार उसका एक स्टैंड रहा है। तो वो ताकतें भी इसमें हैं। तो कुल मिला के और यह आरक्षण वाला मुद्दा एकदम गर्म मुद्दा हो गया, और इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह इसको टैकल करना चाहिए था वो टैकल नहीं कर पाई। वो कर सकती थी, क्यों नहीं किया, क्या वजह रही जो भी है, या शायद सत्ता जिस तरह होता है कई बार, ज़्यादा जो लोकप्रिय नेता होता है वो कई बार उसको फीडबैक सही नहीं मिलता है, और जो संस्थाएं होती हैं वो भी सही तरीके से काम नहीं करती हैं, तो शीर्ष वाले नेता को ज़मीन का अंदाज नहीं होता है और नीचे असंतोष पनपता रहता है और नतीजा सामने आ जाता है। चूँकि बांग्लादेश जिस तरह का, जब जनरल साहब बता रहे थे, 2 हत्याएँ वहाँ हो चुकी हैं, राष्ट्रपति मुजीब की, जनरल जिया की, तो वहाँ वो पाकिस्तान से अलग होकर देश बना था। और जिन जनरल शेख मुजीब ने बनाया, आज उनकी मूर्तियाँ तो जिस तरह तोड़ी जा रही हैं, तो इससे एक बात तो जाहिर है कि जो अराजकता वहाँ हुई है इस समय, उसमें कहीं ना कहीं मुजीब विरोधी ताकतें शामिल हैं, और जाहिर है मुजीब विरोधी ताकतों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संरक्षण जरूर होगा। वरना आप हसीना से नाराज हो सकते हैं, शेख मुजीब से नाराज होने क्या मतलब, उनकी मूर्ति पर हथौड़ी चलाए। तो इसका मतलब ये साफ है। भारत के लिए चुनौती ये है जो आपने कहा कि एक तरफ शेख हसीना सुरक्षित रूप से रहें, अब उनको शरण दी जाएगी न दी जाएगी तो भारत सरकार तय करेगी। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, भारत सरकार कोई भी फैसला लेगी वो भारत के हित में लेगी। और अभी जिस तरह से भारत सरकार का पूरा जो प्रतिक्रिया है वो जल्दबाजी की नहीं है, बहुत सही तरीके से सतर्क नज़रों से सारी चीज़ों का मूल्यांकन हो रहा है। और भारत को ये भी देखना है कि वहाँ कौन सा निजाम आता है, जो वहाँ अंतरिम सरकार बनती है उसमें कौन से लोग प्रभावी होते हैं, अगर चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में कौन जीत के आता है, या क्या फौज संभाल लेगी। भले जनरल साहब भी कह रहे हो कि अभी हमारा संभालने की इरादा नहीं है, लेकिन जैसे जनरल कादियान ने कहा, जो कि खुद फौजी हैं, कि एक बार जनरल जब आ जाते हैं सत्ता में और स्वाद लग जाता है तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और बांग्लादेश में भी ये हो चुका है। तो इसलिए जो है अभी भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, और बेहतर यही है कि शेख हसीना भारत में रहने की बजाय यूरोप चली जाएं, क्योंकि यूरोपीय देश ऐसे हैं वो उनके यहाँ सब खप जाता है। उनका जो हाजमा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो हर देश के विरोधी को, वो चाहे ईरान के शाह हों, वो चाहे अफगानिस्तान के शाह रहे हों, सब जो भी पलायन करते हैं उनको यूरोप में और पश्चिमी देशों में शरण आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जो नया निज़ाम आता है दूसरे देशों में उसको भी यूरोप और पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनता। तो ज़्यादा सेफ सुरक्षित स्थान मुझे लगता है उनके लिए यूरोप होगा। अब वो लंदन हो, फ्रांस हो, कौन सा देश हो अलग बात है। भारत में वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुकें, अपना रिफ्यूलिंग वगैरह कराएं, जो भी है चली जाएँ, और भारत के हित में भी यही है। क्योंकि देखिए भारत में अगर वो रहेंगी तो निश्चित रूप से जो अगर उनका अवामी लीग के विरोधी कोई पार्टी सत्ता में आती है, इसी पे आ रहा था विनोद जी, इसी पे आ रहा था मैं, तो वो नुकसान, वो बड़ा दबाव वो तो है। याद करिए विनोद जी, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री 2 ही नेता रही ज्यादातर, या तो शेख हसीना रही या खालिदा जिया रही। खालिदा जिया दशकों से गायब हैं, और उनकी तबीयत, जहां तक मुझे जानकारी है, तबीयत उनकी नासाज थी, जेल में रही काफी टाइम। उसके बाद अब तबीयत उनकी इतनी खराब है, उनके एक शायद सहयोगी ने कहा था कि कभी भी उनका इंतकाल हो सकता है। इसका मतलब अब प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद वहां आर्मी के पास कौन नेता है? कोई ऐसा नया नेता उनको ढूंढना पड़ेगा। देखिए कोई पैन बांग्लादेश नेता वहां अभी तक सामने नहीं आया है कि जिसकी जैसे हसीना के बाद आबिदा, आबिदा के बाद हसीना, ये एक तरह से चलता रहा वहाँ। आज की तारीख में वहाँ कोई इस तरह का लोकप्रिय नेता नहीं है बांग्लादेश में जिससे संवाद स्थापित किया। इसीलिए जो जनरल साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जनरल साहब, हो सकता है कि आर्मी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करे। जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नेता ही नहीं है। क्योंकि देखिए जब कहीं भी अराजकता होती है
और खासकर छोटे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में या पाकिस्तान जैसे देशों में, तो फौज आकर के संभालती है, और एक बार फौज जब संभाल लेती है तो वापस बैरक में लौटना उसके लिए मुश्किल होता है। ये एक सच, एक मतलब यथार्थ है। एक बात मैं और जो कहने जा रहा था कि देखिए, भारत के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी है, जो अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कही, कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो खैर हमारा वैसे ही वो है, एक तरह से उसके साथ तो रिश्ते इतने ही खराब हैं कि उसका कहेंगे। पूरी तरह से हमारे पड़ोसी देशों में जो विदेशी ताकतें हैं, और खासकर वो ताकतें जो भारत विरोधी हैं, उनका वर्चस्व जो है बढ़ गया है, उनका दखल बढ़ गया है। ये भारतीय कूटनीति और भारतीय राजनीति के सामने एक बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है बांग्लादेश जो एक बड़ा पिलर हमारी भारतीय कूटनीति का रहा है वो उन ताकतों के हाथ में न चला जाए। इसको किस तरह संभाला जाए ये, लेकिन भारत सरकार का अभी तक जो रुख है, मुझे लगता है वो काफ़ी सराहनीय है, जिस तरह से उन्होंने उसको इन चीज़ों को अभी तक देखा है। अभी कोई तत्कालिक कोई हड़बड़ी वाली प्रतिक्रिया भारत की तरफ से नहीं आई। हाँ बिल्कुल। अब आशुतोष और अनंत विजय, आशुतोष, हमने पाकिस्तान के उदाहरण देखे हैं, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री, नेता, नौबत यहां तक आ जाती है, उनको देश छोड़ना पड़ता है। जब वापस आते हैं या तो हत्या हो जाती है, या जेल में डाल दिए जाते हैं, या फांसी पे चढ़ा दिए जाते हैं। बांग्लादेश उस मामले में अलग है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है आशुतोष कि किसी नेता को, प्रधानमंत्री को, इस तरह से पद छोड़कर और निर्वासन में जाना पड़ रहा है। क्या आप बांग्लादेश में वापसी देखते हैं संभावित शेख हसीना की? देखिए मानक, इस पूरे मसले के जो सबसे महत्वपूर्ण है, और इस पर हम भारत के लोगों को काफी गर्व होना चाहिए, कि 1947 के आज़ादी के पहले और बाद से लगातार जो ये कहा जा रहा था कि भारत के अंदर लोकतंत्र जो है वो लंबे समय तक स्थापित नहीं रह सकता। आज़ादी के बाद न केवल हम लोकतंत्र रहे, बल्कि लगातार यहाँ पे चुनाव भी हुए, उन चुनाव पे सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण बहुत आसानी से होता हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक चेतना बहुत मजबूत है पिछले। दिक्कत क्या है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो या फिर नेपाल हो, इन सब जगहों पे जो लोकतांत्रिक चेतना जितनी होनी चाहिए थी वो मजबूत नहीं रही। लिहाजा वहां सत्ता के हस्तांतरण में दिक्कत होती है, वहां पे सैनिक कू होते हैं, वहां पे बड़े नेताओं का मर्डर होता है। मुजीबुर रहमान का कत्ल जिस तरीके से किया गया, पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की गई, तख्ता पलट की कोशिशें लगातार रहे। और अब पिछले दिनों आपने देखा श्रीलंका के अंदर भी यही हुआ था कि श्रीलंका के अंदर भी लोग इतने नाराज थे कि राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए और वहां तालाब में घूम रहे, वो कर रहे हैं। और उसके बाद अब बांग्लादेश में भी यही सारी चीजें हुई। तो ये इस ओर भी इशारा करता है कि जो लोकतंत्र के अंदर जो लोगों की दिक्कतें हैं, लोगों की जो तकलीफें हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उनको लोकतांत्रिक तरीके से अगर हल नहीं किया जाएगा तो फिर यही होगा। दूसरी बात क्या थी कि वहां पे 2009 में शेख हसीना आई, लेकिन 2000 जो जनवरी में चुनाव हुए, उस चुनाव की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं थी। सब लोग ये मानते थे कि ये चुनाव जो है विपक्ष के अनुपस्थिति में हुआ है और इस चुनाव को रिग करने की कोशिश की गई है। तो ये पेंटअप गुस्सा जो था वो हाईकोर्ट के फैसले के बाद अचानक फूटा है। तो मेरा साफ तौर पे मानना यह है कि आज की तारीख में भारत सरकार का रुख पूरी तरीके से पुख्ता रुख है, और जो किसी भी सरकार को रुख रखना चाहिए बिल्कुल वैसा ही रुख है कि ये बांग्लादेश का अपना अंदरूनी मसला है। वहां शेख हसीना प्रधानमंत्री रहती हैं नहीं रहती, इससे भारत के रुख पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि भारत का जो रिस्पॉन्स होगा वो बांग्लादेश की सरकार और भारत सरकार के बीच का रिस्पॉन्स होगा। वहां पे कौन है कौन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक शेख हसीना को भारत के अंदर असाइलम देने का प्रश्न है, मुझे लगता है भारत सरकार इस मामले में बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करेगी। इसमें मेरे कुछ कहने का या कुछ बात करने का कोई मतलब है नहीं। और ये मैच्योरिटी इस पर निर्भर करेगी कि जो सरकार वहां पे बनने जा रही है उससे भारत किस तरीके का रिश्ता रखना चाहता है। और मेरा साफ मानना है कि भारत उनसे एक अच्छा रिश्ता ही रखेगा। वैसे में शेख हसीना को भारत में किसी तरीके का असाइलम देना थोड़ा मुश्किल काम जरूर होगा। ओके अनंत, आप देखते हैं हालात बांग्लादेश में यहां से और बिगड़ते हुए, या आपको लगता है कि बात संभल जाएगी 3 महीने 6 महीने हो सकता है? क्योंकि आर्मी चीफ ने भी यही कहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, वो आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी। हो सकता है 3-6 महीने में हालात ठीक हो जाएं और शेख हसीना चाहे हिंदुस्तान में रहें या यूरोप में रहें, कहीं रहें, वापस चले जाएं और उसके बाद वहां चुनाव हो और सब कुछ पटरी पर लौट आए।
मानक जी, इतनी आसानी से ये होता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो वापस लौट जाए और सब कुछ पटरी पे आ जाए आगामी 3 से 6 महीने के बीच में, क्योंकि आर्मी के जनरल साहब ने जो एक बयान दिया वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि सत्ता मैं संभालूंगा और लोग जो हैं, बांग्लादेश के लोग जो हैं, वो आर्मी पे भरोसा करें। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये मसला सुलझेगा, और ये मसला मुझे पिछले 1 अगस्त के बाद से और उलझता दिखाई दे रहा है। 1 अगस्त को या 31 जुलाई को वहाँ पर जमाते इस्लामी पे जब से, और उनकी जो छात्र वाहिनी या कुछ नाम है उनका, जिस पर उन पर प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद से ये मामला बहुत एग्रीवेट हो गया। मुझे लगता है कि वो चीजें जो चल रही हैं, जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठनों ने जिस प्रकार से आगे आकर भूमिका निभाई और जिस प्रकार से सरकार ने रिटेलिएट करके उन पर फायरिंग करवाई, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये बैन लगना, बैन के बाद रिटेलिएशन, और मतलब अगर लोकतंत्र था वहां तो गोली चलवाने से बचना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वहां जिस प्रकार से बांग्लादेश में 17-18 के बाद से कट्टरता हावी हो रही है, आप याद करिए एक संगठन वहां पर बना था, हिफाजते इस्लाम। उन्होंने हिफाजते इस्लाम ने ये रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबों पर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की किताबों पर, सेन साहब की किताबों पर, इन सब की किताबों पर बैन लगवाने के लिए एक आंदोलन किया था। उसको लोगों ने उस समय बहुत हल्के में आंकने का प्रयत्न किया था, लेकिन वो आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि उस समय जो विश्वविद्यालयों में या स्कूलों में ये बात कही गई कि इनके लेखों से, इनकी कहानियों से, इनके उपन्यासों से हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलता है। तो उसमें इस्लामिक कट्टरता को बढ़ाने में सहायता मिली, और दबाव में आकर शेख हसीना की सरकार को इन तीनों की रचनाओं को वापस लेना पड़ा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वहां भी उतने ही समादृत हैं जितने वो भारत में हैं। लेकिन जब धार्मिक कट्टरता की बात आती है तो ये सारी चीजें वापस चली जाती हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ, और इसी प्रकार से वहां मोहम्मद यूनुस के स्टैंड पर भी हमें ध्यान रखना होगा, जो वहां नोबेल लॉरेट हैं बांग्लादेश के, उन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ है, उन्होंने तो खैर भारत के लिए भी कह दिया कि भारत की प्रतिक्रिया से हमें निराशा हुई। जो भी आशुतोष सर बता रहे थे कि उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया अच्छी रही है, कि आंतरिक मामला है। मोहम्मद यूनुस ने यह कहा कि वो आंतरिक मामला कहकर इसको टाल नहीं सकते हैं। आपके पड़ोसी, अगर 17 करोड़ पड़ोसी के घर में अगर वहां पर हत्याएं हो रही हैं, तो आप इसको अंदरूनी मामला कह के टाल नहीं सकते। और इस समय मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस की एक्सेप्टेबिलिटी और बांग्लादेश में थोड़ी बढ़ी हुई है, और लोग उनको भविष्य के लीडरशिप के तौर पर भी देख रहे हैं। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे खालिदा जिया की, और ये लग रहा था कि एक वैक्यूम सा क्रिएट होगा। क्या मतलब इस संभावना से इनकार किया जा सकता है? ये मैं प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं कि मोहम्मद यूनुस को एक कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर वहां की सरकार में प्रधानमंत्री का, या कोई एक काम चलाऊ या कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए और इलेक्शन करवाने का काम किया जाए। हालांकि जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि सेना के मुंह में एक बार खून लग जाता है सत्ता का, तो वो छूटना मुश्किल होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में बांग्लादेश में मुश्किलें और बढ़ेंगी, अराजकता और बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि हिंसा की खबरें वहां से और आएंगी। लेकिन जो भारत के लिए चिंता की बात कर रहे थे, वो भारत की विदेश नीति हमने अफगानिस्तान में देखा। जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान भारत से दूर चला जाएगा, लेकिन आज के डेट में तालिबान भारत सरकार के साथ मतलब ठीक ठाक और अच्छे रिलेशनशिप में काम कर रहा है। मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम पाकिस्तान है, भारत नहीं है। तो हमें भारत के विदेश नीति पर भरोसा रखना चाहिए, और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पर जंप करने के कि भारत चारों तरफ से गिर गया है, पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो गए, इस पर हमें थोड़ा अभी कॉशसली ट्रेड करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात तो सच है। आशुतोष, पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं बोलता हूं। आशुतोष बोलिए। नहीं, मैं अनंत की काफी बातों से सहमत हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए, जब भी कहीं सेना स्टॉप गन अरेंजमेंट की बात करती है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो सत्ता छोड़ने वाली नहीं है। वो सारी सेना, परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान में आए थे तो इसी तरीके से आए थे, जियाउल हक भी आए थे इसी तरीके से आए थे। वो कहते हैं कि अभी हम थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद अब नई सत्ता, ऐसा होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वहां पे आज की तारीख में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरीके से जमात इस्लाम, अब लड़ाई जो जमात इस्लामी और सेना के बीच में होगी,
वो और वो जमात इस्लामी जो लगभग पाकिस्तान परस्त है, जो फंडामेंटलिस्ट है। आपको याद होगा आज से कई साल पहले वहां पे जो कुछ ब्लॉगर्स थे उनको गोली मारी जा रही थी खुलेआम, जो जरा सा कुछ भी जो है अगर कुछ गलत कुछ दूसरी तरीके से लिखते थे या अलग तरीके से अल्टरनेट व्यूज रखते उनको गोली मारी जाती थी। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तान परस्त जो सोशल फोर्स है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो सबसे पहले जो आर्मी की कोशिश ये होगी किसी तरीके से वहां पे स्थिरता लाए, लोगों का कॉन्फिडेंस अर्न करे और फिर उसको लोकतांत्रिक चुनाव की तरफ जाने की कोशिश करे। तो अभी किसी नेता को वहां शायद स्वीकार, और वैसे भी मोहम्मद यूनुस साहब 84 साल के हो चुके हैं, अब वो कितने लोकप्रिय हैं कितने लोकप्रिय नहीं, अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरी नजर में। अब देखिए, अब संजीव ये तो सच है ना, लेकिन चलिए ये इस पर डिबेट हो सकती है कि जो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश हैं वो कितना हिंदुस्तान के साथ हैं या कितना विरोधी पक्ष की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र तो ये माना जाए, अगर बांग्लादेश में भी इस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, अफगानिस्तान में लोकतंत्र नहीं, चीन में लोकतंत्र नहीं, हमारा पूरा जो पड़ोस है वहां लोकतंत्र मेरे ख्याल से आखिरी था ये बांग्लादेश। अगर श्रीलंका भी उसमें गिन ले वहां भी ऐसी शेकी सा है, तो ये भी तो बुरी खबर है संजीव हमारे लिए। वो एक सिद्धांतिक मोर्चे पे बुरी खबर है, आइडियोलॉजी के मोर्चे पे बुरी खबर है, बट हकीकत ये है, और इसके अंदर कोई हम मौजूदा सरकार की आलोचना नहीं कर रहे, ये एक कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहूंगा फेलियर रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि हमारे चारों तरफ के जो नेबर्स थे, और मैं दोबारा कह रहा हूं कोई बीजेपी की टाइम से शुरू नहीं हुआ है, नेपाल बहुत पहले से चीन की तरफ उसका रुख हो गया, चाहे वो अब कहते हैं कि सब भारत का एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड था, बिग ब्रदरली क्या था वो अब सब डिबेट के विषय, लेकिन वस्तु स्थिति ये है, और इसके अंदर कोई आप डराने और ऐसी घबराहट वाली बात नहीं कर रहे, ये तो यथार्थ है। बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो जाए उसकी हम सब चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वो भी हमारे शत्रुओं के साथ नहीं मिल जाए, तो उसकी संभावना 50-50 तो हो ही गई कि वो हमारे साथ रहता है कि शत्रुओं के साथ जाता है, क्योंकि चाहे आर्मी है वहां की जो अगर निकट भविष्य में सत्ता में रहने वाली है, तो देखिए पाकिस्तान फोर्स का तो आर्मी का तो लगभग एक इस्लामिसाइजेशन हो ही चुका है, तो ऑलरेडी एक इस्लामिक फोर्स जियाउल हक के टाइप से बनती गई है। जो बांग्लादेश की आर्मी है, और मेरी इतनी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज उसको, क्योंकि एक तो बंगाली है, एक बाय एंड लार्ज एक सेक्युलर फोर्स की तरह देखा जाता है, लेकिन मालूम नहीं अंदर खाने वहां क्या चल रहा है। तो जमात के कितने लोग पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी में शामिल हो चुके हैं, वहां पे क्या पॉलिटिक्स रहेगी। और जहां तक मोहम्मद यूनुस की बात है, वो जरूर एक रिस्पेक्टेबल नोबल लॉरेट की तरह से उनकी पहचान है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है, एक मास लीडर बनना है, क्योंकि उनकी कोई जनाधार उस तरह का नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो पॉलिटिक्स कभी नहीं की है, कोई जन आंदोलन नहीं किए, तो वो एक किस्म की अतिशयोक्ति है, बट कुछ भी संभव हो सकता है। अगर सेना को वो सूट करेंगे तो हो सकता है देर सवेर कोई उस तरह की शख्सियत को बैठाए, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए बेहद चिंताजनक है, और हमें भारत, और हम सब लोग यही कह रहे हैं कि हमें भारत के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, फॉरेन पॉलिसी नीति निर्धारकों पे ये विश्वास व्यक्त करना चाहिए आज की वो जो सबसे बेहतर निर्णय होगा वो लेंगे। लेकिन हमारे लिए बड़ा खतरा एक मतलब जिसको कहते हैं ना थोड़ी हल्की भाषा में, एकदम में उड़ता तीर आ गया। बांग्लादेश 1 महीने पहले तक ऐसा कुछ नहीं था, एक सडनली हमारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई हमारे पड़ोस में। ऑलरेडी मालदीव से लेके नेपाल, भूटान, ये सब तो था ही, जो जिससे हम हमेशा ही टैकल कर रहे थे और टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कर रहे थे। तो ये एक नई प्रॉब्लम इतनी दूसरी प्रॉब्लम्स के बीच में, ये एक चिंता की बात है। बांग्लादेश में क्या होता है, कौन सी रेजिम आती है, लोकतांत्रिक आती है, आर्मी आती है, ये सब इंपॉर्टेंट विषय है मानक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सेकेंडरी विषय, हमारे लिए विषय ये है कि जो भी रेजिम रहे वो भारत की अगर मित्र नहीं रहे पूरी तरह से, तो भारत को शत्रु की तरह नहीं धरे। Exactly. और अफगानिस्तान की अनंत विजय ने बात की, बिल्कुल सही बात की, लेकिन उसके पीछे एक वस्तु स्थिति है आज बांग्लादेश में, वो कितनी है कि नहीं है मालूम नहीं। अफगान को जो पब्लिक है, अफगान जो पॉपुलेशन है, वो मैं तो 2000 से जाता रहा हूं अफगानिस्तान, वो कंप्लीटली एंटी पाकिस्तान है। वो तो वहां का तालिबान और जो एक पॉलिटिक्स थी वो एंटी प्रो पाकिस्तान हो गई थी, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तालिबान भी तो पूरी तरह से एंटी पाकिस्तान है, तालिबान भी एंटी पाकिस्तान।
अफगानी जनता पूरी तरह से एंटी पाकिस्तान है। हाँ, तो अब क्या बांग्लादेश में भी वो वस्तुस्थिति है? वो ट्रेजेडी है कि वैसा नहीं है कि कैसे पाकिस्तान के आतंक से मुजीबुर रहमान ने मुक्त कराया, लेकिन एक तो टाइम जब जाता है ना, नई जनरेशन आती है, वो बातें इतिहास बन जाती हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स आज बांग्लादेश की सड़कों पे हम देख रहे हैं कि वो मुजीब रहमान के परिवार के इतने सख्त खिलाफ हो गए, जिसकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी शेख हसीना की 100% रही होगी। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारी प्रॉब्लम ये सब नहीं, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे मधुर बने रहे। कितने मधुर बनते हैं वो हमारा प्रयास है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कम से कम खटास की तरफ नहीं जाए। बिल्कुल सही है। पर जनरल साहब जरा एक कमेंट करिएगा, ये हमारे लिए तो बुरी खबर है क्योंकि मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, अवामी लीग वो हमारे दोस्त थे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर हुई ना ये तो। अगर डायरेक्टली पाकिस्तान के हाथ का कोई सबूत नहीं है अभी तक, तब भी कम से कम अज्यूम तो कर ही सकते हैं कि हो सकता है इसमें पाकिस्तान का हाथ हो, क्योंकि पाकिस्तान को सूट करता है शेख हसीना को देश से बाहर भेज देना, भगा देना। जनरल साहब सुन पा रहे हैं? मेरे लिए? जी हाँ, आपके लिए। हाँ, मानो जहां तक मैं समझ सकता हूं इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। तो मेरी अपनी रीडिंग थी 2019 में, मैंने कहा मैं लीडर था डेलीगेशन का, तीनों सेनाओं प्रमुख से मिला, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, शेख हसीना से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान का वहां प्रभाव नहीं है। हमें अपने हितों को संभालना है। हमारी निगाह चाइना की तरफ होनी चाहिए। पाकिस्तान दूर भी है और उनके प्रति इतनी हमदर्दी बांग्लादेश में मुझे नहीं लगी। अच्छा, बांग्लादेश की सेना का रुख क्या रहता है जनरल साहब आपके हिसाब से? उसका इंक्लिनेशन क्या है आर्मी का, बांग्लादेश की आर्मी का? 5 साल पहले तो सेना बिल्कुल लॉयल थी। अभी जनवरी में जो उनके इलेक्शन हुए थे जो बड़े कंट्रोवर्शियल थे, उसके बाद अगर कोई बदलाव आया तो मेरा कहना मुश्किल है। लेकिन चाइना इसका पूरा फायदा उठाएगा। हमारी निगाह होनी चाहिए। अगर शेख हसीना जी व्यक्तिगत तौर पर हमारी शरण में आती हैं तो नैतिकता के तौर पर हमें शरण देनी चाहिए अगर उनकी लाइफ को खतरा है। लेकिन वो यहाँ रह के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो फिर बात दूसरी है। हमारा हित इसी में है कि बांग्लादेश में जो भी रूलिंग डिस्पेंसेशन आए, चाहे वो आर्मी रहे, चाहे वो जनरल इलेक्शन कराए, उसके भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि इतिहास ये कहता है, आर्मी तो बर्मा भी थोड़े दिन के लिए आई थी, जब उन्होंने सूकी को अरेस्ट किया, उन्होंने कहा था हम इलेक्शन कराएंगे, आज तक नहीं हुए। तो बांग्लादेश में मैं नहीं कहता ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है। तो अगर कोई अपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग है तो शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन में फ्लक्स है, तो उनके लिए ये कहना है कि हालात सामान्य होंगे तो इलेक्शन कराएंगे। सामान्य की परिभाषा क्या है, कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, ओके। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद जी बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, शेख मुजीबुर रहमान एक छत्र नेता थे बांग्लादेश के, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। और 3 साल बाद या 4 साल बाद सन 75 में उनकी हत्या हो जाती है। और हत्या कौन करता है? सेना के ही लोग करते हैं हत्या। तो कहीं ना कहीं एंटी मुजीब एलिमेंट जो है, चाहे आर्मी में है, आर्मी में शुरू से ही रहा है वहां पर, या एंटी लोकतंत्र कह सकते हैं। हाँ। और उसको एंटी इंडिया भी कह सकते हैं आप। हाँ। प्रो पाकिस्तान भी कह सकते हैं। वो माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में हो, ये अलग बात है, क्योंकि और उसके बाद जनरल जियाउर रहमान टेक ओवर करते हैं। तो आप ये देखिए, ये बांग्लादेश के जब बना है तब से उसके बीच में ये एंटी लोकतंत्र, एंटी मुजीब और एंटी इंडिया फोर्सेस वहाँ एक्टिव रही हैं। और जब जब बेगम आबिदा की सरकार वहाँ रही है, भारत विरोधी गतिविधियाँ वहाँ लगातार बढ़ी। खालिदा जिया की, आबिदा में गलत तो भारत विरोधी जमाते का जो। अच्छा, मेरे पास ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान उतर गया है। नीचे आप देख सकते हैं, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान उतर गया है। और जाहिर है ये सब हिंदुस्तान की, भारत की सरकार से बातचीत के बिना नहीं हुआ होगा। इसीलिए यह मानकर चलना चाहिए कि कूटनीतिक रास्ते से ही शेख हसीना ने पहले अपना देश छोड़ा, वहां की आर्मी ने उनको सेफ पैसेज दिया, उसके बाद वो हिंदुस्तान आई। अब हिंडन के एयरबेस पर उनका विमान उतर गया है। यहां से अब वो आगे दिल्ली आती हैं
या फिर यूरोप जाती हैं, ये देखना बाकी है। संजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मनोज जी पहले पूरा। मैं पूरा कर दूं। देखिए, बांग्लादेश में जब खालिदा जिया की सरकार थी 2009 से पहले, तो आप देखिए कि किस तरह एक आतंकवादी संगठन था हुजी करके, और उसकी गतिविधियां बढ़ी थी और भारत में पूर्वी इलाकों में आतंकवादी घटनाएं हुई थी, और पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में विस्फोट हुए थे और भी जगह हुए थे। यहाँ तक कि जब पटना में विस्फोट हुआ था, जब मोदी जी की रैली में 2013 की बात है, तो उसके भी तार जोड़े जा रहे थे रोहिंग्या मुसलमानों से और उससे लेकर के। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अगर कोई इस तरह की सरकार वहां बनती है तो हम एक फ्रंट पे तो जूझ ही रहे हैं आतंकवाद से, पाकिस्तान वाले फ्रंट पे। अगर वहां आतंकवादी संगठनों को शय मिलनी शुरू हो गई तो एक ईस्टर्न फ्रंट भी हमारे लिए खुल जाएगा। बाकी डिप्लोमेटिक लेवल पे आर्थिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, सामरिक रिश्ते, वो अलग बात है। ये एक नया बवाल हमारे लिए खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही। संजीव कुछ कह रहे थे? हाँ संजीव, अनंत आ रहा हूं इसके बाद। संजीव बोलिए। मुझसे कह रहे हैं आप? जी हाँ संजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं सबकी बातों से सहमत हूं। मैं बस दोबारा यही, अगर आप मेरे पास आए तो यही कहूंगा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से प्रॉब्लम आई है और हम उसको कैसे सोल्व करें। हाँ, ये हमारे सामने, मतलब इतनी चुनौतियां वैश्विक, रीजनल, राष्ट्रीय के बीच में एक ये सच में बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है भारतीय दृष्टिकोण से। ठीक है, ओके। अनंत कुछ कहना चाह रहे थे? अनंत बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि मतलब यहां मैं इस भीड़ को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सब, इनको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। आप देखिए, जो बंदा सबसे ऊपर उनके मुजीब के चश्मे को तोड़ने का प्रयास कर रहा, मुश्किल से 15-16 वर्ष का होगा। तो ऐसे लोगों को, जिनको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, उनको बरगलाना थोड़ा आसान होता है। और मुझे लगता है कि यही काम बांग्लादेश में बहुत सटल तरीके से पिछले 3-4 साल में हुआ है, जिसकी परिणति आज हमें इस रूप में दिखाई दे रही है। ओके। हाँ संजीव श्रीवास्तव, संजीव कुछ कह रहे हैं? बोलिए जल्दी से। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे भारतीय राजनीति को नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन ये सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं होने की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हर जगह होती है। अब हमारे यहाँ भी महात्मा गांधी भी मलाइन होते हैं, नेहरू भी मलाइन होते हैं, सब तरह की बात होती है, बट फॉर्चुनेटली सौभाग्य की बात बस ये है कि ये सब बातचीतों की बातें खत्म हो जाती है। ओके संजीव, तो उससे ज्यादा नहीं हो पाता। संजीव त्रिवेदी, क्लोजिंग कमेंट। संजीव, आपका असेसमेंट और कोई अगर लेटेस्ट अपडेट है तो वो भी संजीव जल्दी से। देखिए, विमान हिंडन में उतर रहा है, ये तो आपने बता ही दिया है। इसके साथ आपको ये भी हम बताते चले कि यहाँ से वो ऑनवर्ड जर्नी करेंगी लंदन में, ये भी करीब करीब तय है। हालांकि ये शाम जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रही है। आज सुबह उन्होंने मांगा था सेफ पैसेज भारत सरकार से, और बहुत ही प्रॉम्प्ट तरीके से भारत सरकार ने इजाज़त इसकी दे दी थी, और आपने देखा कि कैसे उसके बाद सारा घटनाक्रम हुआ है। इसी बीच ढाका से खबर ये है कि 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है आर्मी के द्वारा, वो सरकार चलाएंगे, डॉक्टर नजरुल और डॉक्टर सलीमुल्लाह। और कहा जाता है कि प्रो BNP फेसेस हैं, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया की है, उसके ये प्रो फेसेस हैं। लेकिन इनके साथ जो लोग होंगे वो भी एक टीम होगी जो कि सरकार चलाएगी। ये अकेले 2 सिविलियंस ही नहीं चलाएंगे, बल्कि फ़ौज वालों की एक 8-10 लोगों की टीम जो है वो भी तैनात हो गई है, जो कि सरकार में साथ रहेगी इनके। तो कहा यही जा सकता है कि आने वाले दिनों में फ़ौजियों का ही शासन होगा, और हो सकता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि फेवर्ड पार्टी आज की तारीख में वहाँ पर है, उसका चेहरा सामने रहे, लेकिन पीछे से फौज ही शासन करे। ओके, ऑल राइट। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए, बांग्लादेश, भारत और फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सब कुछ मेरे दर्शकों को समझाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।